हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होती हैं या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इन सबको जानना हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि ये बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी या इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, फर्मेंटेशन इंडस्ट्री, अलग अलग जितनी भी जगहें हैं वहाँ पे ये यूज़ होता है ये, जिससे आप अपने इंटेलेक्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अभी क्या होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोई आपकी वैसे प्रॉपर्टी नहीं होती, जैसे फाइनेंशियल प्रॉपर्टी हो गई आपकी या कोई आपकी ज़मीन हो गई, ऐसा नहीं होता। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है वो इंटेंजिबल होती है। पहली बात तो हम उसको टच नहीं कर सकते, इंटेलेक्ट के फॉर्म में है ना, तो इंटेंजिबल है, टच नहीं कर सकते हम। इसमें हमारे नॉवेल आइडियाज़ आ सकते हैं, जैसे कोई हमारे दिमाग में कोई एक आइडिया आ रहा है, ठीक है, तो वो आइडिया हम किसी के साथ शेयर करेंगे तो हो सकता है वो हमारे आइडिया को चुरा करके अपना कोई काम कर ले, ठीक। तो अगर हमारे मन में कोई आइडिया आ रहा है और उस आइडिया को कोई और यूज़ ना कर ले, तो हम उसको क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करके रखेंगे। डिफरेंट मतलब जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनके थ्रू प्रोटेक्शन ले लेंगे। तो उस प्रोटेक्शन को लेने पे हमारे जो आइडिया है वो हम ही यूज़ कर लेंगे और हमारे मतलब जब तक हम इजाज़त नहीं देंगे तब तक कोई और उसको यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। तो आइडियाज़ हो गए, इन्वेंशन हो गया कोई, या कोई डिस्कवरी हो गई, कोई डिज़ाइन है जो कि हमारा मतलब हमने डिज़ाइन कोई बनाया हुआ है, उस डिज़ाइन को कोई कॉपी ना कर ले, ठीक है, हमारे बिना पूछे कोई यूज़ ना कर ले उसको, ठीक है। पता चला हमने बनाया डिज़ाइन, किसी और ने यूज़ कर लिया, उसको फ़ायदा हो गया और हम फिर वही डिज़ाइन अगर लेके जाएंगे तो हमें उतना फ़ायदा नहीं होगा ना, वो पहले से ही कोई डिज़ाइन लीक हो गया। तो कोई सिंबल है, कोई प्रोसेस है, टेक्निक्स है, इमेजेस हैं, कोई नाम है, ठीक है, कोई ब्रांड का नेम है, तो ये सब हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, मतलब कहीं ना कहीं हमारे इंटेलेक्ट से जुड़े हुए हैं, हमारी क्रिएटिविटी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये सारे होते हैं। अब देखिए, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उनकी कॉमर्शियल वैल्यू होती है, तभी तो हम उनको सेव करके रखते हैं, वरना हम सेव क्यों करके रखेंगे मतलब कोई ना कोई उसकी कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस होती है, कॉमर्शियल वैल्यू होती है उसकी। और उसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, डिफरेंट लॉज एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, उन्हीं के अंडर में उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो जितनी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। जिस तरीके से हम अपनी फाइनेंशियल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उसी तरीके से ये हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इनका भी प्रोटेक्शन ज़रूरी है, ठीक है। वरना चोरी करने वाले हर जगह ही अवेलेबल हैं, तो फिर हमें इनको प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है। तो कैसे प्रोटेक्ट करके रखेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं कुछ, उनके थ्रू हमें इनके प्रोटेक्शन में हेल्प मिलती है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होगा, आप देखिए, एक लीगल प्रॉपर्टी राइट है या एक लीगल हमारा प्रोटेक्शन है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ का एक लीगल प्रोटेक्शन है जो जो हमें हेल्प करता है कि हमारे जो भी आइडियाज़, इन्वेंशन, डिस्कवरीज़ हैं वो हम प्रोटेक्ट करके रख सकें, ये हमें अथॉरिटी देता है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हमारा हक है कि हम अपने जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सेव करके रख सकें, और ये एक लीगल अथॉरिटी के थ्रू हमें ये दिया जाता है, ये राइट दिया जाता है। ऐसे नहीं कि हम अपने आप ही इसको ले लेके, हाँ ये हमने अपना बनाया हुआ है, हमने उसका कहीं कोई लीगल वेरिफिकेशन नहीं कराया है और उसको अपना मान के बैठे, ऐसा नहीं। उसको हमें जो भी लॉज एंड रेगुलेशन, लीगल लॉज एंड रेगुलेशन चल रहे हैं उनके थ्रू प्रोटेक्ट करा के रखना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेड के मतलब डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में उसको रिजर्व करके रखना पड़ता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो होता है वो ऑथर या इन्वेंटर को प्रोटेक्शन देता है उनके क्रिएशन के लिए, इसी बात को लिखा हुआ है जो मैंने आपको बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया है, तो ये हो गया। इसके अलावा देखिए, ये दूसरे लोगों को दूर रखता है उसको यूज़ करने से। किस चीज़ को यूज़ करने से? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज़ करने से। अगर हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लेके रखा हुआ है अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ का, तो हमारी आज्ञा के बिना उसको कोई और यूज़ नहीं कर सकता है। अगर कोई यूज़ करता है तो हम उस पर लीगल एक्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके लिए उसको कुछ ना कुछ मतलब चुकाना पड़ेगा, उसका हिसाब चुकाना पड़ेगा अगर उसने इस तरह से कोई भी इलीगल काम किया है, यूज़ कर लिया है हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो हम उसका लीगल केस कर सकते हैं उसको, मतलब उसको बचाने के लिए, ठीक है। तो ये दूसरे पर्सन को दूर रखता है इन सब चीज़ों से, ताकि वो हमारी परमिशन के बिना हमारे कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज़ ना कर सके। तो ये हो गया इसमें, ठीक है। थोड़ा सा ये आपका थ्योरेटिकल फॉर्म में मैंने यहाँ लिखने की कोशिश की, इसको आप थोड़ा सा इलेबोरेट करके भी लिख सकते हैं। अब जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस किस फॉर्म में हमें प्रोटेक्शन मिलती है, आईपीआर जो होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट किस किस फॉर्म में हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, उसके बेसिस पे उसको 4 तरीके से कॉमनली बांटा गया है।
मतलब ये मेन है जिनमें हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो होती है हमें पेटेंट के फॉर्म में भी मिल सकती है, ट्रेडमार्क्स के फॉर्म में, ट्रेड सीक्रेट के फॉर्म में या कॉपीराइट के फॉर्म में, जिसमें सबसे बड़ा पेटेंट ही होता है। ठीक है, तो पेटेंट क्या होता है, प्रोटेक्शन करता है इन्वेंशन को या डिस्कवरीज को। कोई हमने बड़ा इन्वेंशन किया है, डिस्कवरी की है, कोई प्रोडक्ट हमने डिस्कवर कर लिया है, खोज लिया है किसी सोर्स से, तो उन सब चीज़ों का पेटेंट कराया जाता है। और ये हमें एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में दिया जाता है। पेटेंट जो होता है फाइल किया जाता है, तो हमें जो भी उसका मतलब वहाँ से एक मिलता है डॉक्यूमेंट, वो लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पूरा लिखा होता है कि हमने किस चीज़ का पेटेंट कराया है, कितने टाइम के लिए है, हमारी परमिशन के बिना उसको यूज़ ना कर सके। तो ये सब चीज़ें एक डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में होती हैं, जिससे हम उसको कहीं दिखा भी सकते हैं, हम क्लेम ले सकते हैं। ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। अब जो पेटेंट फाइल करेंगे वो 20 ईयर्स तक के लिए वैलिड होता है। उसके बाद अगर हम उसको रिन्यू कराना चाहें तो करवा सकते हैं, और 20 ईयर्स के अंदर ही अगर हमारा काम हो जाता है, जो भी हमने चीज़ का इन्वेंशन का या डिस्कवरी का पेटेंट कराया है उसको अगर हम मतलब यूज़ कर लेते हैं, तो 20 ईयर्स के बाद रिन्यू कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वरना हम इसको रिन्यू भी करा सकते हैं। पेटेंट की जो प्रोसेस होती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है और कॉम्प्लेक्स भी होती है। तो टाइम लगता है इसमें ज़्यादा, बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है, तब जाके पेटेंट एक हमें मिलता है। बहुत आसान नहीं होता पेटेंट का मिलना। ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कैन बी यूज बाई अदर्स ओनली आफ्टर अप्रूवल और परमिशन ऑफ ओनर। तो ये तो मैं बता ही चुकी हूँ कि ओनर की परमिशन के बिना कोई और उस पेटेंट का, जो भी हम जिस चीज़ के लिए भी वो पेटेंट फाइल किया है, उसको कोई यूज़ नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके लिए उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन किस फॉर्म में लेगा, लाइसेंस के फॉर्म में। नेक्स्ट है देखिए ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क आपने देखा होगा कई सारी चीज़ें होती हैं, उनके में इस तरह का निशान बना होता है रजिस्टर्ड का। ये रजिस्टर्ड का जो मार्क है ये ट्रेडमार्क का निशान होता है, कई सारे प्रोडक्ट पे बना रहता है। ये होता किस चीज़ के लिए ट्रेडमार्क, वर्ड, किसी वर्ड के लिए, फ्रेज के लिए, सिंबल या डिज़ाइन के लिए हो सकता है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक ऑर्गेनाइजेशन या कोई एक सोर्स है, वो अपना कोई प्रोडक्ट बना रहा है या कोई भी अपना वर्ड, फ्रेज या सिंबल बना रहा है, तो उसको दूसरे ऑर्गेनाइजेशन या सोर्स के जो प्रोडक्ट है उसे डिफरेंशिएट कर सकता है। ठीक है, या उसकी मतलब कोई तरीका है बनाने का, मतलब इसमें जो प्रोडक्ट है उनको डिफरेंशिएशन के लिए होता है, कंपटीशन मार्केट में क्रिएट जिससे ना हो। उसके अलावा ये देखिए 10 ईयर्स के लिए वैलिड होता है, इसके बाद इसका रिन्यूअल कराना पड़ता है ट्रेडमार्क का। ठीक है, वो 20 ईयर्स के लिए था, ये 10 ईयर्स के लिए ही होता है। ठीक है, तो ट्रेडमार्क बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, आसानी से काम हो जाता है, इसमें बहुत खर्चा नहीं आता। उसके बाद देखिए ट्रेड सीक्रेट्स क्या है। सीक्रेट्स देखिए इसमें सीक्रेट्स कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे हमने मान लीजिए कि हम हमारी कोई लैब है या हमारी कोई इंडस्ट्री है, हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं या कोई भी चीज़ हम लॉन्च कर रहे हैं, तो हमें हमारा एक फार्मूला है या कोई हमारा प्रोसेस है जिसको हम किसी को बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर हम वो प्रोसेस बता देंगे तो फिर वो दूसरे लोग भी यूज़ कर लेंगे, तो हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि हम खाना ही बना रहे हैं, मान लीजिए सबसे सिंपल अगर हम आपको समझाएं कि हम खाना बना रहे हैं, कोई भी हम एक सब्जी बना रहे हैं, उस पर हमें जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं या जिस तरीके से भी हम उसको बनाए हुए हैं वो उसका एक स्वाद आ रहा है। अगर हम अपनी रेसिपी किसी और को बता देंगे तो वो भी बना लेगा, लेकिन दूसरा अपने अलग प्रोसेस से बना रहा है, वो हमें अपनी प्रोसेस नहीं बता रहा, फॉर्मूला नहीं बता रहा, हम उसको नहीं बता रहे हैं, तो हम लोगों का क्या है, अलग अलग प्रोसेस से बना रहे हैं, तो हमारे अपने अपने क्या है, कस्टमर्स हैं, अपनी अपनी पसंद के अकॉर्डिंग लोग उसको सेलेक्ट करते हैं, और हम अपने सीक्रेट को आउट नहीं कर रहे हैं। तो ये बड़ी बड़ी जो मतलब वो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाहर शेयर नहीं की जाती हैं। और ट्रेड सीक्रेट्स किसी हमें डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में नहीं मिलता है, ये मतलब एग्रीमेंट के फॉर्म में ही होता है। इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है कि इतने टाइम के बाद एक्सपायरी हो जाएगा। इसमें ट्रेड सीक्रेट में जितने लोगों को सीक्रेट्स बताना होता है उनका नंबर हम ऑलरेडी कम रखते हैं, जिससे सीक्रेट बाहर लीक ना हो, और एक एग्रीमेंट बना लेते हैं जैसे कि हमें विश्वास है जिन जिन लोगों पे, उनको ही हम बताते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं बताएंगे, और एक एग्रीमेंट साइन करा लेते हैं कि वो चीज़ को लीक नहीं करेंगे किसी भी बात को। तो ये ट्रेड सीक्रेट हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद लास्ट देखिए है कॉपीराइट। कॉपीराइट किस चीज़ के लिए होता है आपको पता होगा, जैसे यूट्यूब पे आप लोग बनाते भी हैं वीडियोस, ठीक है, तो उसमें भी वीडियोस पे भी होता है, मतलब फिल्म्स पे होता है, वीडियोस पे होता है, पोएम्स पे होता है, म्यूज़िक पे होता है, या कोई प्रिंटेड पब्लिकेशन है या कंप्यूटराइज सिस्टम है, इस पर इसका कॉपीराइट होता है। ठीक है, कॉपीराइट इन सब चीज़ों के लिए होता है। ठीक है, कोई आपका आर्टिकल आपने कोई पब्लिश करवाया है तो उसके लिए होता है।
50 ईयर्स के लिए वैलिड होता है। इसमें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं कि हमें कॉपीराइट लेना है तो हम गए हैं कहीं लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं, कि अपने आप हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई पब्लिकेशन, आपने कोई प्रिंटेड फॉर्म में या रिसर्च आर्टिकल आपने अपना निकाला है, तो वो आपका सबसे पहला, अगर आप सबसे पहले इंसान है जिसने उस पब्लिकेशन को निकाला है, तो वो अपने आप ही आपको उसका कॉपीराइट मिल जाएगा। इसी तरह अगर आप सबसे पहले वीडियो या फिल्म बनाने वाले हैं, इसके पहले उस टॉपिक पे कोई उसने किसी ने भी फिल्म नहीं बनाया होगा, तो वो आपको अपने आप ही कॉपीराइट मिल जाएगा। तो जो भी मतलब लॉन्च करने वाली अथॉरिटीज़ होती हैं, वो अपने आप ही ऑटोमेटिक कॉपीराइट का प्रोटेक्शन दे देती हैं, ताकि दूसरा कोई उसको अपना क्लेम ना कर सके, या कोई क्लेम करे तो परमिशन ले ओनर की। ठीक है, तो ये कॉपीराइट की फॉर्म में भी हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये हमें डिफरेंट फॉर्म्स पता चल गया और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है पता चल गया है। ठीक है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में इसका कैसे यूज़ किया जाता है, क्या क्या चीज़ें पेटेंट करा सकते हैं, क्या नहीं करा सकते हैं, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जो हम कल लेके करके आएंगे। ठीक है, तब तक आप इतना पढ़िए, इसको इसके नोट्स बना लीजिएगा, याद कर लीजिएगा इसको, और कल एक और वीडियो आएगा तो ये आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।